Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 2 पढ़ाया था हमने संडे को। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की सरकार ने हाल ही में नई ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने हाल ही में नई ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास की है। इस पॉलिसी के माध्यम से अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों को अप्रूव किया जाएगा तो उन्हें ट्रांसप्लांट यानी कि दूसरी जगह उन्हें प्लांट किया जाएगा उनके नए एनवायरनमेंट में। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि नए पेड़ लगाए जाएं, उनका मतलब होता है कि उन पेड़ों का जो लोकेशन है वो शिफ्ट किया जाए टू अ न्यू लोकेशन एंड अ न्यू एनवायरनमेंट। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो दिल्ली की सरकार ने हाल ही में 9 अक्टूबर 2020 को नई ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास की है। इस पॉलिसी के तहत 80% ऑफ द ट्रीज जिन्हें अप्रूव किया गया है किसी भी कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए उन्हें कहीं और ट्रांसप्लांट किया जाएगा। और इसके साथ साथ दिल्ली की सरकार उन ट्रांसप्लांटेशन एजेंसीज को तभी पेमेंट करेंगी अगर उनमें से 80% पेड़ सर्वाइव कर जाएं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, अगर 100 पेड़ों को अप्रूव किया गया है किसी भी कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए तो उनमें से 80 ट्रीज को ट्रांसप्लांट किया जाएगा एक नए लोकेशन पे। और अगर इन 80 पेड़ में से अगर 80% यानी कि 64 ट्रीज सर्वाइव कर जाएंगी तभी उन ट्रांसप्लांटेशन एजेंसीज को दिल्ली की सरकार पेमेंट करेगी। और ये नियम लागू नहीं है अगर 10 या फिर उससे कम पेड़ों को अप्रूव किया जाता है। और इसके साथ साथ एक पेड़ के अगेंस्ट 10 नए सैपलिंग्स लगाए जाएंगे, ये नियम ऑलरेडी लागू रहेंगे। इससे जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होगा और इसके साथ साथ दिल्ली की सरकार इससे पेड़ों को भी प्रिजर्व कर पाएंगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, पीएम मोदी ने हाल ही में 100 रुपए के कॉइन इनमें से किन के सम्मान में लॉन्च किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, विजया राजे सिंधिया। राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए के कॉइन हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिलीज किए हैं। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमेमोरेटिव कॉइन जिनकी डिनोमिनेशन है 100 रुपये उसे लॉन्च किया है टू सेलिब्रेट द बर्थ सेंटेनरी ऑफ राजमाता विजया राजे सिंधिया। और ये किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में। और इसके साथ साथ उन्होंने राजमाता को ट्रिब्यूट्स पे किए हैं उनके जन्म दिवस के। उन्होंने ये भी कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट खुद को समझते हैं कि उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो स्पेशल 100 रुपीज़ के जो कॉइन हैं वो राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में वो रिलीज़ कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी पहला ऐसा राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी बना है जो कि हर घर जल स्कीम में सभी घरों को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर चुका है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, गोवा। गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सभी ग्रामीण इलाकों में पाइप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया है अंडर दी हर घर जल स्कीम। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है कि गोवा पहला ऐसा राज्य बना है भारत में जिसने 100% वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया है सभी ग्रामीण इलाकों में। और इसके साथ साथ उन्होंने लगभग 2,30,000 हाउस होल्ड्स को कवर किया है। और ये जो डेवलपमेंट है ये की गई है पब्लिक बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और उन्होंने कहा है कि गोवा ने खुद के लिए एक डिस्टिंक्शन हासिल किया है क्योंकि वो भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने हर घर जल पहुंचाया है। और इसके साथ साथ 1.65 लाख हाउस होल्ड्स जो कि नॉर्थ गोवा में है उसमें कवर उन्होंने किया है। और इसके साथ साथ 98,000 घर जो कि साउथ गोवा में है उन्हें भी कवर किया गया है जो कि 191 ग्राम पंचायत में स्प्रेड है।
और ये हमारा जो नेशनल डेडलाइन था जल जीवन मिशन का कि सभी घरों में टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए बाय वर्ष 2024, इस डेडलाइन को काफ़ी जल्दी अचीव किया है गोवा ने। तो चलिए अब गोवा के बारे में बात कर लेते हैं। गोवा के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी, गोवा का कैपिटल है पानाजी और गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, इनमें से किसने नोबेल प्राइज 2020 जीता है इकोनॉमिक्स में फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई। 2 लोगों ने नोबेल प्राइज 2020 जीता है इन इकोनॉमिक्स, जो कि है पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन। इन्होंने जो ऑक्शन थ्योरी है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेके आए हैं, यानी कुछ सुधार लेके आए हैं। इन्होंने ऑक्शन थ्योरी को डिटेल में पढ़ा है और उसके बाद इन्होंने पाया है कि क्यों जो बिडर्स है वो कुछ पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं और क्यों ऑक्शंस है एक पर्टिकुलर तरीके में कंडक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा वो अपने एंड से न्यू फॉर्मेट्स लेके आए हैं ऑक्शंस के लिए। तो चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं कि बाकी लोगों को किन किन चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। तो हाल ही में नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए रिसर्चर्स हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस एंड डॉक्टर माइकल हाउटन को फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। फिजिक्स के लिए दिया गया है रॉजर पेनरोज फ्रॉम यूके, रायनहार्ड गेंजिल फ्रॉम जर्मनी एंड एंड्रिया गेस फ्रॉम यूएस। ये अवार्ड पहले इन्हें दिया गया था फॉर द डिस्कवरी अबाउट द टाइनीस्ट ऑफ पार्टिकल्स एंड वास्ट मिस्ट्रीज ऑफ आउटर स्पेस। इसके अलावा एक हिस्सा नोबेल प्राइज़ का दिया गया है पेनरोज को उनकी डिस्कवरी के लिए ऑन ब्लैक होल्स, और बाकी का जो हिस्सा है वो जॉइंटली अवार्ड किया गया है गेंजिल और गेस को फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपरमासिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट जो कि हमारे गैलेक्सी के सेंटर में है। इसके अलावा केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है इमैनुअल चार्पेंटियर फ्रॉम फ्रांस एंड जेनिफर ए डाउडन फ्रॉम यूएस, क्योंकि वो लेके आए हैं जीनोम एडिटिंग का एक नया मेथड। इसके अलावा लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है अमेरिकन पोइट लुइस ग्लुक को। उन्हें दिया गया है उनकी अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस के लिए, उसके साथ साथ उनकी जो ऑस्टियर ब्यूटी है वो एक इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस को यूनिवर्सल बनाती है। नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ये जो प्रोग्राम है इन्हें ये प्राइज़ इसीलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लिए हैं हंगर को मिटाने में, और इसके साथ साथ स्पेशली इन्होंने बहुत काम किया है इन द वॉर जोन एंड कॉन्फ्लिक्टेड अफेक्टेड एरियाज़ में। और इकोनॉमिक्स का तो हमने आपसे ऑलरेडी बता ही दिया है कि पॉल आर मिलग्रॉम फ्रॉम यूएस एंड रॉबर्ट बी विल्सन अगेन फ्रॉम यूएस, इन्हें दिया गया है फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू द ऑक्शन थ्योरी। और इसके साथ साथ ये जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है इसके साथ प्राइज़ मनी है ऑफ 1.1 मिलियन यूएस डॉलर्स, और इसके साथ साथ इन्हें गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, इनमें से कौन से F1 रेस ड्राइवर ने इक्वल किया है माइकल स्कूमर के F1 करियर को आफ्टर 91st विन एट ईफल जीपी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी ल्यूइस हैमिल्टन। ल्यूइस हैमिल्टन ने माइकल शूमाकर के F1 करियर की जीत के रिकॉर्ड की तुलना आईफल जीपी में 91 जीत के साथ की है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो मर्सिडीज के ल्यूइस हैमिल्टन ने मैच किया है माइकल स्कूमर के करियर विन रिकॉर्ड को अपनी 91st F1 विक्ट्री के साथ एट ईफिल जीपी, और दूसरे नंबर पर आए हैं मैक्स वर्स्टापेन फ्रॉम रेड बुल, और तीसरे नंबर पर है डैनियल रिकार्डो फ्रॉम रेनॉल्ट। तो चलिए जान लेते हैं कि जितने भी F1 रेसेस हुए हैं 2020 में उनके विनर्स कौन कौन हैं। तो स्टीरियरमार्क ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं ल्यूइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है वैल्टरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं ल्यूइस हैमिल्टन। F1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है मैक्स एमिलियन वर्स्टापेन रेड बुल नीदरलैंड्स। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं अगेन ल्यूइस हैमिल्टन। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं पियरी गैसली अल्फा टॉरी होंडा फ्रांस। टस्कन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे हैं
ल्यूइस हैमिल्टन और रशियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे हैं वॉल्टरी बोटास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने फ्रेंच ओपन जीतकर रॉजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताबों का रिकॉर्ड की बराबरी की है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, राफेल नडाल ने हराया है दुनिया के नंबर 1 प्लेयर को नोवाक जोकोविच को, और उसके साथ साथ उन्होंने इक्वल किया है रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड जो कि है 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, और ये उन्होंने हराया है उन्हें हाल ही में जो फ्रेंच ओपन हो रहा था। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन आउटडोर क्ले ग्राउंड्स में होता है और ये नॉर्मली होता है मई से जून के बीच में, लेकिन कोविड-19 के कारण उन्हें पोस्टपोन कर दिया और वो अभी हाल ही में चल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो बात कर लेते हैं कि फ्रेंच ओपन 2020 के विजेता कौन कौन है। तो मेन सिंगल्स में जीता है राफेल नडाल ने और इसके रनर अप है नोवाक जोकोविक। वुमेन सिंगल जीता है ईगा स्वियातेक ने और रनर अप रही हैं सोफिया केनिन। मेंस डबल जीता है एंड्रियास मियर्स केविन कोल्स ने और रनर अप रहे हैं मेट प्रविक ब्रूनो सोरस। वुमेन्स डबल जीता है टिमिया बेबोस एंड क्रिस्टीना लादोवोनिक और रनर अप रही हैं डिजेरिया क्रोइक एंड एलेक्सा गुराची। और मिक्स्ड डबल कैंसिल हो गया था ड्यू टू कोविड-19। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, भारत के पहले घरेलू देसी पेशावर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के लिए इनमें से किसे चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, चेतन आनंद। चेतन आनंद को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्रांसफॉर्म। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट बैडमिंटन में चेतन आनंद को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड जो कि है ट्रांसफॉर्म। इससे पहले प्रोफेशनल बैडमिंटन के लिए जो रैकेट्स हैं वो अब्रॉड से इंपोर्ट कराए जाते थे और ट्रांसफॉर्म बैडमिंटन भारत का पहला फर्स्ट प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड है जो कि बराबरी में है विद द बेस्ट रैकेट्स जो कि अवेलेबल है मार्केट में फॉर प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेइंग। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हर साल ग्लोबली 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए अबाउट आर्थराइटिस, जो एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, यानी कि जो घुटने हैं ऐसा नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि उनके बीच का जो जेल है वो सूख जाता है जिससे हड्डियां आपस में घसने लगती है और जिससे जब लोग चलते हैं उन्हें दर्द वगैरह होता है और स्टिफ हो जाती है हमारी जॉइंट्स, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये कंडीशन वर्सन होती जाती है। तो उसके बारे में नॉलेज देने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, इनमें से किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी सेलिब्रेट किया जाता है 10 अक्टूबर को। ये दिन मनाने का मकसद यही है कि एडवोकेट किया जाए कि जो डेथ पेनल्टी है उसे अबॉलिश किया जाए और इसके अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाई जाए कि कैसे जो प्रिजनर्स हैं उनको कैसे अफेक्ट करता है डेथ पेनल्टी। और ये पहली बार मनाया गया था बाय द वर्ल्ड कोलिएशन अगेंस्ट डेथ पेनल्टी वर्ष 2003 में, और तब से एनुअली 10 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल, कार्टन चैपमैन का हाल ही में निधन हो गया, वो इनमें से किस देश के पूर्व फुटबॉल कप्तान रह चुके हैं। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, इंडिया। भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान रह चुके हैं कार्टन चैपमैन। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो भारत के पूर्व फुटबॉल कैप्टन कार्टन चैपमैन का हाल ही में निधन हो गया एट द एज ऑफ 49 ऑन 12 अक्टूबर को।
अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया इन बेंगलुरु, तब उनका निधन हो गया। वो जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने फुटबॉल के जब मैच चल रही थी उसमें एक डेडली ट्रायो फॉर्म किया था जिसमें थे भाईचुंग भूतिया, कार्लटन चैपमैन एंड आई एम विजयन इन द 1990s। इसके अलावा वो बाकी सारे फुटबॉल ग्रेट्स आई एम विजयन, जो पॉल एंड रमन विजयन के साथ फीचर हो चुके हैं एट FC कोची इन 1997 एंड 1998। और उसके अलावा उन्होंने 1997 का साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन गोल्ड कप जीता है। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां सवाल, म्यूजिक कंपोजर राजन का हाल ही में निधन हो गया, वो इनमें से किस राज्य को बिलोंग करते थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी कर्नाटका। कर्नाटका को बिलोंग करते थे म्यूजिक कंपोजर राजन। तो म्यूजिक कंपोजर राजन का हाल ही में निधन हो गया। वो फेमस थे अपने डुओ के लिए जो है राजन नागेंद्र डुओ। 11 अक्टूबर को 85 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है बेंगलुरु में। वो मैसूर से बिलोंग करते थे दोनों भाई, जो कि है राजन और नागेंद्र, और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज म्यूजिक डायरेक्टर्स वर्ष 1952 की कन्नड़ फिल्म सौभाग्य लक्ष्मी के साथ। और उसके साथ साथ उनका काफ़ी सक्सेसफुल करियर रहा है, लगभग 4 डिकेड्स यानी कि 40 वर्षों तक। और अपने करियर में उन्होंने 375 पिक्चरें के लिए म्यूज़िक कंपोज किया है, जिसमें 200 से ज़्यादा कन्नड़ में हैं और बाकी की 175 मूवीज़ हैं तेलुगु, तमिल, तुलु एंड सिन्हला में। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज़ क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना रिक्वायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सजेशन हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।